हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर का मेडिकल लॉ एंड एथिक्स का पेपर, जो कि हम आज आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके देने वाले हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखो, यहाँ पर पहले लॉन्ग क्वेश्चन, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 3 यहाँ पर हैं। पहले जो है 15-15 नंबर के, फिर 10-10 नंबर के 2, फिर 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको पूरे 9 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स। दूसरा है एक्सप्लेन मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन डिटेल। फिर तीसरा है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट कॉन्फिडेंटियलिटी। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द टाइप्स ऑफ यूथेसिया विद एन एग्जाम्पल। फिर वेरी शॉर्ट में enumerate the rights of patient, define medical ethics and its goal, how rational drug therapy is different from irrational, define autonomy, how to obtain an informed consent from patient। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, तो यहाँ से है ये, यहाँ से बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेडिकल एथिक्स। तो मेडिकल एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ एथिक्स दैट डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज गवर्निंग द प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ। While there are several principles of medical ethics, one of the most widely recognized frameworks is based on 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये 4 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहला क्या है हमारा ऑटोनॉमी, दूसरा क्या है बेनिफिसेंस, तीसरा क्या है नॉन नेग्लेंस, फिर है जस्टिस। इन 4 पे हमारा क्या है प्रिंसिपल बेस्ड है मेडिकल बेसिक एथिक्स का। ओके, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑटोनॉमी, पहला है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब समझिए, यहाँ पर लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन केवल आपको मतलब समझना है ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी का मतलब होता है खुद के लिए। किसके लिए? खुद के लिए। मतलब हमारे लिए कौन सा डिसीजन है, मतलब अगर हम इलाज अपना करवाना चाहते हैं तभी मेरा इलाज होगा, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। मतलब ये मेरे डिसीजन के ऊपर होगा। और अगर हम इतने सक्षम नहीं, जैसे बच्चे लोग होते हैं वो इतने सक्षम नहीं होते कि अपना डिसीजन खुद ले पाएँ, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अब उनके बारे में डिसीजन लेते हैं, मतलब उनका इलाज होगा या नहीं होगा उनके पेरेंट डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि खुद का डिसीजन ऑटोनॉमी यही कहता है। आप पढ़ेंगे तो यही आपको लिखा मिलेगा कि ऑटोनॉमी रिफर्स टू रिस्पेक्ट टू एन इंडिविजुअल राइट टू मेक देयर ओन डिसीजन। मतलब अपने डिसीजन पे ये हमें अधिकार मिलता है कि हम अपना डिसीजन, अपनी एडवाइस लगा सकें। ओके, अपनी हेल्थ केयर के लिए। तो ऑटोनॉमी का सिंपल से मतलब यही है। और इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसके नोट्स विद आंसर आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर सब कुछ। फिर दूसरा है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस मतलब क्या होता है? बेनिफिट, लाभ। इसमें क्या लिखा है कि रिक्वायर्ड दैट द प्रोसीजर टू बी प्रोवाइडेड विद द इंटेंट ऑफ डूइंग गुड फॉर पेशेंट इन्वॉल्व। इतना याद रखना, डूइंग गुड फॉर पेशेंट इन्वॉल्व। बेनिफिसेंस emphasizes the duty of healthcare provider to act in the best interest of their patient and to promote well-being. This means providing care that is intended to benefit the patient and striving to maximize the benefit while minimizing harm. बेनिफिट का मतलब है कि जो हेल्थ केयर वर्कर वहाँ पर लगे हुए हैं, पेशेंट की जो केयर कर रहे हैं, वो इस तरीके से केयर करें कि उनको हार्म ना हो, मतलब मिनिमाइज, कम से कम हार्म हो और मैक्सिमम से बेनिफिट उनको मिल सके। मतलब इतनी आपको मतलब जो है ड्यूटी करनी है अपनी, उनको इतना प्रमोट करना है, इतनी अच्छी तरीके से आपको देखभाल करनी है कि उनकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, मतलब जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ होकर घर जा सके और मिनिमाइजिंग हार्म, बहुत ही कम उसको तकलीफ हो। ओके, और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नॉन नेग्लेंस। ये क्या होता है चलिए देखते हैं। नॉन नेग्लेंस ऑफ एन
समराइज्ड एज डू नॉट हार्म। इसका मतलब यही है, डू नॉट हार्म मतलब हार्म तो पेशेंट को करना ही नहीं है। रिक्वायर्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स to avoid causing harm to their patient. It involves carefully assessing risk and benefit of medical intervention and minimizing पोटेंशियल हार्म। जो पोटेंशियल हार्म होते हैं उनको आपको कम करना है। मतलब सिंपल सी बात वही है जो बेनिफिट में था वही से थोड़ा सा मिलता जुलता ये नॉन नेग्लिजेंस है। ओके, फिर जस्टिस न्याय। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस सेल calls for the fair and equitable distribution of healthcare resources and the fair treatment of patients. It involves providing healthcare without discrimination, prioritizing care based on medical need rather than personal characteristics. मतलब जस्टिस का मतलब ये है कि सबके साथ में सेम व्यवहार करना है। जैसे कि कोई गरीब हो अमीर हो सबको एक ही तरीका ट्रीटमेंट देना है, सही ट्रीटमेंट देना है, ये नहीं भेदभाव किसी के साथ नहीं करना। यही जस्टिस का मतलब है सीधा सा। फिर इसी में हम लोग ये भी लिख देते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि ये क्वेश्चन है 15 नंबर का तो इसमें 8 पेज का जरूर होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है, मतलब अपनी जो पेशेंट की रिपोर्ट है, जो भी जांच आपने की है, जो भी उसकी मतलब जो डिजीज निकली है वो आपको सब कुछ प्राइवेट रखना है जब तक कि पेशेंट ना गए। ओके, बस यही कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या था, मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन डिटेल। क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है तो अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे या फिर पीडीएफ में दे देंगे। ओके, जो हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर का, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये है कॉन्फिडेंशियलिटी जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी कवर किया था, दोबारा भी यही क्वेश्चन आया था। तो ये देखेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी रिफर्स टू कीपिंग प्राइवेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफ द पेशेंट एंड not disclosing it to a third party without the patient written consent। मतलब सिंपल सी बात यही है कि पेशेंट की जो भी रिपोर्ट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको आपको प्राइवेट ही रखनी है, उसको डिस्क्लोज नहीं करना है किसी थर्ड पार्टी मतलब किसी थर्ड पर्सन को, जब तक कि पेशेंट रिटर्न कंसेंट ना दे दे। बोला है फिर क्या, द ड्यूटी ऑफ मेडिकल कॉन्फिडेंशियलिटी इज एंसिडेंट वंस दिस ड्यूटी सीक्स टू रिस्पेक्ट द पेशेंट प्राइवेसी एंड इट आल्सो रिकॉग्नाइज दैट इफ the physician do not keep information confidentiality, patient may be discouraged from useful diagnostic information to their physician। मतलब कि जब अगर पेशेंट कहता है कि आपको फिजिशियन को मतलब डॉक्टर को आपको बताना है उसकी रिपोर्ट में क्या निकला है, क्या चीज़ है, तभी आप डॉक्टर को बता सकते हैं। अदर 3 पर्सन को नहीं बता सकते, अपने घर में भी नहीं बता सकते। फिर बोला है इन्फॉर्मेशन सच एज टेस्ट रिजल्ट, पेशेंट हिस्ट्री एंड इवन द फैक्ट दैट द पर्सन इज अ पेशेंट cannot be passed one to another person without the patient consent। सिंपल सी बात यही है, तो ये प्यार रिपीट यही कर रहा है कि किसी तीसरे पर्सन को आपको विदाउट कंसेंट के नहीं देना है कोई भी इंफॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन ओवर द टेलीफोन के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं है विदाउट पेशेंट परमिशन, जब तक कि पेशेंट की परमिशन ना हो। नो पेशेंट रिकॉर्ड्स कैन बी गिवन टू अनदर पर्सन और फिजिशियन विदाउट द पेशेंट रिटन कंसेंट परमिशन। फिजिशियन को भी आप नहीं दे सकते, मतलब आपके बीच में और पेशेंट के बीच में इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। अनलेस द कोर्ट हैज सस्पेंड इट, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कोर्ट क्या करता है, सस्पेंड कर देता है, आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर देता है। इंसर्ट बाय द पेशेंट इज कंसीडर्ड कॉन्फिडेंशियल एंड इट मे नॉट बी गिवन टू एन वन अथॉराइज्ड कंसेंट अनलेस स्पेशली रिक्वायर्ड बाय द लॉ। ओके, तो आपको लॉ कायदे कानून में रहकर ही ये सब कुछ करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द टाइप्स ऑफ यूथेनेसिया विद एन एग्जांपल। मतलब यूथेनेसिया क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और विद एग्जांपल आपको बताने होते हैं। तो यूथेनेसिया क्या होता है, चलिए देखते हैं। इन कैरी फॉर क्रिटिकली इल
or those patients to be considered to be terminally ill where death is inevitable, ये कुछ कल लिखा है, there are several ethical considerations। मतलब यूथेनेसिया का मतलब ये है लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज। कई सारे डिजीजेज हैं जिनमें लास्ट स्टेज कब आता है, जैसे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, लास्ट वाली स्टेज, मतलब जिसमें इंसान बच नहीं सकता है। ओके, मतलब इतना टर्मली मतलब लास्ट वाली चीज। ओके, यूथेनेसिया का मतलब यही है कि गुड डेथ। अभी आपको बताते हैं यूथेनेसिया नीचे लिखा हुआ है, पहले आपको बताते हैं कौन कौन सी यूथेनेसिया होती हैं। मतलब 4 टाइप की होती हैं। विद क्या बोला है, ड्राइंग विद होल्डिंग ट्रीटमेंट, मतलब ये कंसीडर्ड है थोड़ा सा। एक्टिव यूथेनेसिया विद पैसिव यूथेनेसिया, ये भी इसका एक टाइप्स है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूथेनेसिया, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूथेनेसिया। अब देखते हैं यूथेनेसिया एक्चुअल में होता क्या है। आप ये समझ लेंगे यूथेनेसिया होता क्या है तो आप लिख सकते हैं, और टाइप्स में आप अलग से लिख सकते हैं। हम अभी यहाँ पर नोट्स देने वाले हैं आपको। यूथेनेसिया, द वर्ड यूथेनेसिया मीन्स गुड डेथ। मोस्ट पीपल इक्वायर द टर्म यूथेनेसिया विद एक्चुअली डूइंग समथिंग टू क्रिएट दैट गुड डेथ। ओवर term that people used to inject of the term euthanasia are extinct. Suicide, right to die. In fact, suicide has also been equated with euthanasia. There are a different viewpoint on whether euthanasia ethical or unethical. May people believe that euthanasia is a human treatment of the terminally ill patient. There are many types of euthanasia. यूथेनेसिया मतलब है गुड डेथ, मतलब पेशेंट इतना बीमार है कि वो कह रहा है कि मुझे डेथ दे दो, मतलब गुड डेथ दे दो। अब डेथ का मतलब ये है कि उसको ऐसे मार तो देंगे नहीं, तो उसको गुड डेथ मतलब कोई इंजेक्शन या इंजेक्ट कर देंगे, या जो उसकी वो जो सांस वाली लगा है उसको निकाल देंगे। मतलब कुछ ऐसा करना है कि उसको तकलीफ भी ना हो और उसकी डेथ हो जाए। मतलब पेशेंट खुद जब चाहने लगता है कि मुझे डेथ चाहिए, मतलब अब वो उसे सहन नहीं हो रहा वो पीड़ा, तो वो लास्ट स्टेज में है, तो फिर डॉक्टर सब कंसल्ट करके सारे फॉर्म भरा के तो उसको गुड दे देते हैं, या फिर हम कोई पॉइजन इंजेक्ट करते हैं या कुछ अलग तरीके से करते हैं जिससे उसको गुड देते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार्म तो उसको है ही है, मतलब उसको बीमार तो है ही है, दर्द तो उसको है, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि ज़्यादा दर्द ना हो, उसकी मृत्यु हो जाए। यही है यूथेनेसिया का मतलब इतना ज़्यादा वो परेशान है कि वो चाह रहा है कि मेरी डेथ हो जाए तो भी अच्छा है। अब टाइप्स कितने हैं, एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट और फिजिशियन असिस्टेंट सुसाइड। ओके, तो ये सारी यूथेनेसिया हैं। इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जाइए बीमलेस एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर पैसिव यूथेनेसिया, इनडायरेक्ट, फिजिशियन असिस्टेंट सुसाइड, यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर एक्टिव पैसिव क्या होता है यूथेनेसिया, ये आपको मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, फिर यहाँ पे क्या है, एग्रीमेंट इन फेवर ऑफ यूथेनेसिया। एग्रीमेंट क्या होता है ये भी सब आपको मिलेगा। फिर होता है एग्रीमेंट इन क्या लिखा है, ऑपोजिशन टू यूथेनेसिया, ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, फिर डायरेक्ट विद इनडायरेक्ट किलिंग, मतलब डायरेक्ट कैसे किल करेंगे, इनडायरेक्ट कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आप पॉइंट वाइज लिखी है। और ये भी पॉइंट आपको देखने में भले ही भद्दे लग रहा हो, मतलब राइटिंग सही नहीं, लेकिन इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या कह रहे हैं। फिर है ऑर्डिनरी विज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये है ऑर्डिनरी विज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। PDF आपको मिलेंगे बीमलेस एजुकेशन पॉइंट पर। ओके, फिर यहाँ पर है पेशेंट राइट्स। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, 5 नंबर क्वेश्चन, जो कि वेरी शॉर्ट वाला था। 4 नंबर का क्वेश्चन है, एनुमरेट द राइट्स ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट के अधिकार क्या हो सकते हैं। मतलब कोई पेशेंट आया हॉस्पिटल में तो उसकी क्या क्या अधिकार है, मतलब तो देखते हैं क्या क्या अधिकार होते हैं पेशेंट के, ये सभी को बताना है। द पेशेंट हैज़ द राइट टू अप्रूव एंड विद कंसेंट परमिशन फॉर ऑल ट्रीटमेंट, मतलब पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के बारे में
डॉक्टर से बात कर सकता है, इसको नहीं कि वो डॉक्टर से अपने ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं कर सकता है। इन गिविंग कंसेंट फॉर द ट्रीटमेंट पेशेंट रीजनली एक्सपेक्ट दैट देयर फिजिशियन विल यूज टू अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ द केयर इन प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट। मतलब कौन सी ट्रीटमेंट उसमें चल रही है, कौन सा मतलब कौन सी दवा लग रही है और किस दवा का क्या काम है, ये तो इतना नहीं, लेकिन जो पेशेंट का अधिकार यही है कि वो हर चीज़ जान सकता है। मतलब कौन सा इलाज उसके होगा, कौन सी डिजीज़ उसको है, कौन सी दवा चल रही है, ये सारी चीज़ें पेशेंट को अधिकार होते हैं और ये पेशेंट के अधिकार होते हैं। अगर ये नहीं हो पाता है तो आप केस कर सकते हैं उस डॉक्टर के ऊपर। द पेशेंट राइट टू बी प्राइवेसी प्रोहिबिट द presence of unauthorized person during physical examination or treatment. Additionally, patients have the right to be informed of the advantages and potential risk. हर चीज़ जान सकता है, मतलब कौन से एडवांटेज मिलेंगे दवा करने से, कौन से रिस्क हो सकते हैं, हर चीज़ including the risk not having the treatment. They are also have right to the refuse treatment. मतलब अगर वो चाहे तो अपने ट्रीटमेंट को बंद भी कर सकता है और वो स्टार्ट भी कर सकता है, या फिर वो फिजिशियन भी चेंज कर सकता है। फिजिशियन में नॉट ट्रीट देन अगेंस्ट देयर विशेस। However, in a case of minor child, the court may appropriate a guardian who can give the consent of the child प्रोड्यूस है। मतलब अगर बच्चा है कोई तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल लगाया है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो सब कुछ जान सकते हैं। ओके फिर है अ पेशेंट बिल ऑफ राइट्स। मतलब बिल के भी राइट्स होते हैं कुछ, मतलब हमारी जो दवा है कितने की बनी है, कौन सी दवा है, कितने रुपए की, ये सारी चीज़ें, और अपना जो पर्चा है वो भी ले सकता है। मतलब हर चीज़, कितने पैसे लगे, हर चीज़ के बारे में वो बात कर सकता है। ये पेशेंट के अधिकार होते हैं, इनको पढ़ लीजिएगा कायदे से। ओके फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी थोड़ा सा है, पेशेंट के अधिकार हैं। ओके अगला है मेडिकल लॉ। क्या था? डिफाइंड मेडिकल इथिक्स एंड इट्स गोल, ये था। तो मेडिकल इथिक्स क्या होगा? द प्रोफेशनल एबिलिटी आर बाउंड बाय द एथिकल कोड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोफेशन। लेबोरेटरीज शैल नॉट इंगेज इन अ प्रैक्टिस रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड शुड अपहोल्ड द रेपुटेशन ऑफ देयर प्रोफेशन। Okay, the general principles of healthcare ethics is that the patient welfare is paramount. The laboratory should treat all patients fairly and without discrimination. इन सभी का मतलब ये है कि हमारा जो मेडिकल इथिक्स है वो क्या होता है। आखिरकार मेडिकल इथिक्स क्या है? मेडिकल मतलब क्या होता है? चिकित्सा ना। और इथिक्स का मतलब क्या होता है? कायदे कानून, लॉ, मतलब एक रूल बनाया गया है, उस रूल के अंडर ही आपको सारा काम करना है। यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, द लिबर्टी शुड ट्रीट ऑल पेशेंट फेयरली एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब फेयरली ट्रीटमेंट करना है और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि भेदभाव नहीं करना। रिश्तेदार हैं तो उनको पहले ट्रीटमेंट करो, जो बाहर के उनको बाद में। कोई अमीर हो उसको पहले करो, गरीब हो उसको बाद में, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। ओके फिर the laboratory should collect adequate information for the proper identification of the patient, which is enable to request examination and other laboratory procedure to be carried out, but should not collect unnecessary additional information. Okay. The patient should be aware of the purpose for which the information is collected. सही से पेशेंट कलेक्ट मतलब इन्फॉर्मेशन लीजिए और उसका जो रिपोर्ट है सही से तैयार कीजिए। आर प्रोसेस कैरीड आउट वन अ पेशेंट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म कंसेंट टू द पेशेंट फॉर्सिंग समवन ऑफ द अंडरगोस मेडिकल टेस्टिंग एंड काइंड्स ऑफ दैन इन्वोसिव प्राइवेसी एंड वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। मतलब उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करके आपको सारे काम करने। ओके जल्दी जल्दी कर देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर उसी के साथ में थोड़ा सा लगा था इट्स गोल। गोल क्या है? गोल एंड स्कोप ऑफ मेडिकल इथिक्स। तो पेशेंट वेलफेयर होने मतलब प्रोवाइड पेशेंट हेल्थ, कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट पेशेंट रिपोर्ट, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी, इन्फॉर्म कंसेंट, पेशेंट इन्फॉर्म कंसेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, लैब क्वालिटी इंप्रूवमेंट, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ऑल पेशेंट सेम, कंटेनिंग एजुकेशन, इम्प्रूव स्किल्स, कंप्लेंट्स विद रेगुलेंस, ओपन कम्युनिकेशन मतलब क्लाउडली बिहेवियर करना है, क्लाउडली भाषा में आपको बात करनी है जैसे वो पेशेंट समझ जाए। फिर रेशनल इरेशनल। क्या था? रेशनल ड्रग थेरेपी इज डिफरेंट फ्रॉम इरेशनल। मतलब रेशनल ड्रग थेरेपी इरेशनल से कैसे डिफरेंट है, ये आपको डिफरेंट बताना है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको हम किसी अगले दिन समझाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर दे रहे हैं, आप लोग यहाँ पर पोस्ट करके मतलब वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।
यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, द राइट ड्रग एट द राइट डोजेज बाय द राइट रूट एट द राइट टाइम फॉर द राइट, मतलब जो डोजेज है वो भी राइट होनी चाहिए, और जो रूट है मतलब रास्ता है डोजेज जाने का वो भी राइट होना चाहिए, मतलब सही होना एट द राइट टाइम, और जो भी टाइम दिया गया है सुबह शाम वो राइट टाइम होना चाहिए, और राइट पेशेंट। यही है पूरा ड्रग थेरेपी, यही है कि राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट डोजेज होना चाहिए, राइट टाइम होना, राइट रूट और राइट पेशेंट, मतलब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, जितना टाइम पे जितने डोजेज और जिस रास्ते से जानी हो उसी तरीके से आपको देना, बस यही है पेशेंट मतलब रेशनल ड्रग थेरेपी। ओके, हाँ, इरेशनल मतलब कभी भी दे दो, बस सिंपल सी बात है। या डेफिनेशन ऑफ WHO ने डेफिनेशन भी दी है अपनी एक अलग। फिर फैक्टर्स हैव लेड सर्टेन रिलाइजेशन ऑफ रेशनल ड्रग थेरेपी यूज, ये सारे फैक्टर्स हैं। फिर थोड़े से और फैक्टर्स यहाँ पर देख लेते हैं, अंडर पोस्टिंग, ओवर प्रेस्क्राइबिंग, इनकरेक्ट प्रेस्क्राइबिंग, कैसे इनकरेक्ट दे देते हैं दवा। फिर है एक्स्ट्रा, क्या है, एक्स्ट्रा वेगेंट प्रेस्क्राइबिंग। फिर है मल्टीपल प्रेस्क्राइबिंग। फिर है रीजंस ऑफ इरेशनल यूज ऑफ ड्रग। फिर है अगला क्वेश्चन है डिफाइन ऑटोनॉमी, 8वां क्वेश्चन है, जल्दी खत्म करते हैं। ऑटोनॉमी, करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी कम्स फ्रॉम इट्स ग्रीक डेफिनेशन एज अ सेल्फ रोल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ मतलब खुद के लिए, ऑटोनॉमी मतलब होता है खुद के लिए, हमने अभी आगे बताया भी था आपको। ऑटोनॉमी विद द पीपल हैव the rights to make decisions about their own life. The concept of informed consent is included in this principle. खुद के लिए डिसीजन लेना, बस यही है ऑटोनॉमी का मतलब, और यहाँ पे पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। देखिए क्या लिखा है, इट्स मीन्स दैट द पेशेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टोल्ड बिफोर दे कैन प्रोवाइडिंग कंसेंट फ्रॉम ट्रीटमेंट। They must be told what the treatments involve, the risk involved, the chance of success, and alternatives. The principles of autonomy must assure that you are free from control of others and have the capacity to make your own life choices. मतलब आपके अंदर ये डिसीजन, मतलब आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन अपने बारे में, खुद के बारे में डिसीजन लेना, यही है ऑटोनॉमी। फिर है ऑटोनॉमी, थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं, इतना ही। फिर है लास्ट वाला, हाउ टू ऑब्टेन एन इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम पेशेंट। ऑब्टेनिंग एन इन्फॉर्म कंसेंट, इन्फॉर्म कंसेंट ऑन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एथिकल प्रैक्टिस इन लेबोरेटरी। Obtaining informed consent in the medical laboratory for a test involved ensuring the patient or research practices understand the purpose or risk benefit of the test before giving their consent to precipitate. There are some steps involved in a test. Obtaining an informed consent test. एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द टेस्ट, एक्सप्लेन करेंगे पर्पज क्या है टेस्ट को। फिर है डिस्क्राइब द प्रोसीजर, प्रोसीजर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फिर मतलब पेशेंट इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब पेशेंट को बिठाएंगे चेयर पर, बताएंगे उसको सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे, रिस्क कौन से होंगे, कौन से बेनिफिट का होंगे, सारा कुछ उसको बताएंगे, समझाएंगे, तब जाके हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अलाउ द क्वेश्चन वो पूछेगा, उसके आपको जवाब देना है। रिस्पेक्ट पेशेंट ऑटोनॉमी, पेशेंट की ऑटोनॉमी को बरकरार रखना, अगर वो नहीं चाह रहा तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। ऑब्टेन रिटन कंसेंट फॉर्म ले लेना, मतलब खुद से लिख कर लेना उससे कि आप मतलब कराने के लिए, जैसे हॉस्पिटल ले गया है इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म भरा लेते हैं ताकि उन पर कोई केस ना हो लास्ट में अगर कुछ हो जाता है तो। डॉक्यूमेंट फॉर प्रोसेस, डॉक्यूमेंट को रेडी करेंगे। रिव्यू ऑफ द अपडेट इन्फॉर्म कंसेंट, सब कुछ आपको पेशेंट को बता देना है कैसे क्या प्रोसीजर होने वाला है, कैसे आप
खाना वाना खाएं, मतलब हर चीज़ आपको पूछ लेना है, उसको लिख लेना है और रिटन में ले लेना है सब कुछ। फिर आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना है, प्रोसेस करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है, रिव्यू करना है, अपडेट करना है और दे देना पेशेंट को। ओके, तो ये था हमारा मेडिकल लॉ एंड एथिक्स। समझ में आ गया होगा हमें लगता है। नहीं समझ में आया तो मिलते हैं अगले वीडियो में, समझ में आ जाएगा। ओके, अगले नेक्स्ट टॉपिक क्या रहने वाला है आप लोग कमेंट में बताइए, और ये टॉपिक कैसा लगे ये भी बताना। मिलते हैं।